हेलो हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी यूनिट 1 है इन्वायरमेंट साइंस में, ठीक है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं। उस फंडामेंटल सिलेबस से कुछ 20 सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को, ठीक है, उससे रिलेटेड हम जो वैसे टफ क्वेश्चन होंगे या जिसमें नीड होगी उसके हम एनालिसिस भी करेंगे डिटेल में। जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको सिंपली कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल cycle is considered sedimentary and lacks a significant atmospheric phase। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल है ना, ये तीनों गैसियस फेज हैं, ठीक। तो सिर्फ एक ही फेज बचता है हमारे पास जो कि जिसका कोई जो किसी गैसियस फेज में नहीं आता, तो उसको हम कह रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल। द करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑडम्स यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल विच कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स एनर्जी दैट इज लॉस्ट एंड नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन? एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, नेट प्रोडक्शन एंड स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसमें जो सबसे कॉमन है जो यूज़ नहीं होती है, जो कंपोनेंट ऐसा है जो कि लॉस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टिपिकली शोज द हाइएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ओपन ओशन। अब पहले समझ लेते हैं कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपली इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स, और जिसको हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉप्स, इन अ गिवन एरिया एंड टाइम आफ्टर सबट्रैक्टिंग द एनर्जी यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। यानी अगर हम कहें तो द फॉर्मूला विल बी एनपीपी विल बी ग्रॉस प्रोडक्शन या जीपीपी कह लो माइनस रेस्पिरेशन, ठीक। अगर इसका सिंपल फार्मूला देख ले तो इट इज़ जीपीपी माइनस आर, यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है? जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि टोटल एनर्जी जो कैप्चर हो रही है थ्रू किससे? फोटोसिंथेसिस की वजह से, और जो रेस्पिरेशन है उसकी वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यही आपका हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शो करता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गाया हाइपोथेसिस propose that earth is a self-regulatory system where biotic abiotic components interact. Evaluation is driven purely by competition. Ecosystems are random and non-deterministic. Anthropogenic activity is always beneficial. अब सिंपल टर्म में मैं अगर कहूँ तो गाया हाइपोथेसिस एक बहुत ही खूबसूरत फिलोसॉफिकल और साइंटिफिकल थ्योरी है जो ये डिफाइन करती है, जो ये कहती है, जो ये मानती है, हाइपोथेसिस सेज कि अर्थ अपने आप में एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो खुद को हील करना जानती है, ठीक। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि गाया हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स लावलॉक विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लेन मार्गुलिस, is a scientific and philosophical idea that use earth as a self-regulating living system. So correct answer will be earth is a self-regulating system. और ये बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना है क्योंकि ये कहता है कि अर्थ के पास इतनी पावर है कि वो अपनी हर चीज़ को मेंटेन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द रेडॉक्स पेयर इन द नाइट्रोजन साइकिल। अब थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इनमें से कौन सा रेडॉक्स पेयर को शो कर रहा है नाइट्रोजन साइकिल में। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से हमारे पास रेडॉक्स पेयर्स हैं, ठीक। अब जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक। तो इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इस प्रोसेस में हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो जनरल रिएक्शन है कि एक जो आपके पास नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में। इसमें जो रेडॉक्स पेयर आपके यूज़ होते हैं वो होते हैं N2
यानी नाइट्रोजन एंड अमोनिया। ठीक, जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें हमारे पास ये अमोनियम आयन कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में, यानी इसके लिए हम रिडॉक्स पेयर अगर कहें तो NH4 NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। ठीक, अब डीनाइट्रिफिकेशन में ये दोबारा से ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन में। ठीक, इसमें हमारे पास नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन है। ठीक, एमोनॉक्स में जो है वो NH4 कन्वर्ट हो जा रहा है N2 में। ठीक, एसिमिलेशन में नाइट्रेट प्लस ऑर्गेनिक एन, अमोनिफिकेशन में हमारे पास अमोनियम आयन है। ठीक, तो आप इसमें से सिंपली चेक कर सकते हो अगर इस टेबल को देखने के बाद कि हमारा ये जो पेयर है ना, सिर्फ यही पेयर जो है आपका ये शो कर रहा है किसको, सीधे सीधे ये शो कर रहा है कि आपके पास ये रेडॉक्स पेयर कौन सा है हमारा, ये रहा। ठीक है, ये वाला कौन सा, दिस वन एंड दिस वन, यानी अगर हम कहें तो दिस वन अमोनियम आयन एंड दिस वन एंड दिस पेयर will be the very listed pair in a nitrogen cycle. अब next question is the biological pump in oceanic system refers to the production of ocean acidification, wind driven nutrient mixing, the export of carbon from surface to deep ocean through sinking particles, the अपवेलिंग ऑफ नाइट्रोजन रिच वाटर। इनमें से क्या, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास ये बायोलॉजिकल पंप है क्या। तो बायोलॉजिकल पंप एक बेसिक प्रोसेस है बाय विच जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर इज देन ट्रांसफर टू द डीपर ओशन लेयर थ्रू द फूड वेब एंड द सिंकिंग ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस ऑर्गेनिक मैटर इज देन ट्रांसफर टू द डीपर ओशन लेयर्स थ्रू द फूड वेब एंड द सिंकिंग ऑफ द पार्टिकल्स। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर सी, द एक्सपोर्ट ऑफ कार्बन फ्रॉम सरफेस टू द डीप ओशन थ्रू सिंकिंग पार्टिकल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज राइट। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक 10th-12th में आपको समझ आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि हमको पता है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट इज़ ऑलवेज अपराइट, और उसके सीधे उसके पीछे जो लॉजिक होता है दैट लॉजिक इज 10% रूल, जो कहता है, ठीक, जो कहता है कि एक लेवल से किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। जो रिमेनिंग 90% एनर्जी है दैट इज़ लॉस्ट मेनली एज अ हीट और यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन। मतलब ये जो 90% एनर्जी है ना ये खर्च हो जाती है इसमें, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है किसको, जो नेक्स्ट लेवल है। इसका मतलब क्या हो गया कि करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, the next question is Levig law of minimum is based on the nutrient in least supply relative to the need limit growth. The most abundant nutrient enhance growth. All nutrients are equally important and biological systems can function without limiting nutrients. अब सीधे सीधे ये क्या कह रहा है कि इस पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि ये लीबिग्स का प्रिंसिपल है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम। ये सीधे सीधे क्या कहता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ लिमिट होती है किससे, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है दैट इज़ इन द शॉर्टेज सप्लाई। अगर वो कम है तो चाहे उसके अलावा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने भी अबंडेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, द न्यूट्रिएंट इन लीस्ट सप्लाई रिलेटिव टू नीड लिमिट्स ग्रोथ। ठीक, अब इसको प्रपोज किया था कभी, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, इतना बहुत कॉमन नेम है। इट इज़ जस्टस वॉन लेबर्ग इन 19th century, ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट। और सिंपल से बात है कि ये क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज लिमिटेड बाय द एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज इन द शॉर्टेस्ट सप्लाई इवन इफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स आर द अबंडेंट। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी ज़रूरत है अगर वो नहीं है ना तो बाकी और चीज़ें कितनी भी अबंडेंट हो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक
potential is defined as the actual population of a habitat supports the reproduction capacity of an organism under ideal conditions, the decline of population and over time and carrying capacity minus mortality rate. अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि बायोटिक पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग होता है द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर आइडियल कंडीशन. ठीक, ये किसी भी उसके लिए बायोटिक पोटेंशियल हो गया. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू. ठीक, अब पहले इसको देख लो, ये क्या कह रहा है. स्टैटिक सिस्टम विद नो चेंज, constant input and output with stable internal condition, a system in decline and reaching zero entropy. ठीक, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो है क्या. एक्चुअल में ये कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ये कंडीशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विच ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ इकोसिस्टम रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ओवर टाइम डिस्पाइट द कंटिन्यूस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एनर्जी एंड मैटर. मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी इकोसिस्टम की ओवरऑल फंक्शनिंग और उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हमेशा रिलेटिवली कांस्टेंट ही रहता है टाइम के ऊपर, चाहे कि उसमें एनर्जी और मैटर का कितना भी कांस्टेंट इनपुट हो. यानी इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कांस्टेंट इनपुट एंड आउटपुट विद स्टेबल इंटरनल कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the residence time of carbon in the deep ocean is approximately, और ये आपको पता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे इज ग्रेटर देन 10,000 ईयर्स. ठीक, द रेजिडेंस टाइम ऑफ अ कार्बन इन अ डीप ओशन रिफर्स टू द हाउ लॉन्ग ऑन एवरेज ए कार्बन एटम स्टेज इन द डीप ओशन बिफोर रिटर्निंग टू द सरफेस और बीइंग सीक्वेस्टर्ड इन सेडिमेंट्स. तो उसको हम कह रहे हैं क्या कि उसका टाइम, तो ये जनरली बहुत हाई होता है जिसको हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 1000. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है. विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज एज अ ट्रेसर इन एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर कार्बन साइक्लिंग. ये सीधे सीधे आपका यूज होता है कार्बन 14. ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है. ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, the term ecosystem resilience refers to the resistance to species invasion, ability to maintain energy flow, capacity to return to equilibrium after disturbance and none of the above. ठीक, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये इकोसिस्टम रेजिलियंस है क्या. वैसे तो आपको उसके सिंपल डेफिनेशन से ही समझ आ रहा हो कि रेजिलिएट करना मतलब अगर आपके सामने कोई चेंजेस है ना, तो उस चेंज आने के सामने, कोई सिचुएशन आने के बाद भी आप कैसे डील कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस. ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी हो गया कि कैपेसिटी टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस. ठीक, बट थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोसिस्टम रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू एब्जॉर्ब डिस्टर्बेंस. मतलब अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है और रिटर्न कैसे करना है ओरिजिनल स्टेट में. ठीक, किसके बाद, आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब कह लो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एल्बेडो ऑफ अर्थ इज क्लोजेस्ट टू. ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन हो गया कि पहले एक बार समझ लो कि ये एल्बेडो होता क्या है. ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है कि जितनी सोलर से लाइट, ठीक, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस. मतलब जो सोलर से सनलाइट आ रही है उसका कितना हम उसको हम कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बैक टू द बाय सरफेस, उसको बोल रहे हैं एल्बेडो. और एल्बेडो का नॉर्मली हमारे पास है 30%. और इसका मतलब क्या हो गया, इसको 0.30 भी लिख रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि जो कि 30% जो सोलर से टोटल रेडिएशन आ रहा है वो 30% रिटर्न हो जाता है किसको, बैक टू द स्पेस. और 70% जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब हो जाता है. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एवरेज एल्बेडो है वो अर्थ का वो लगभग 30% के अप्रॉक्स है. ठीक, नेक्स्ट है आपके पास इन इकोलॉजिकल स्टोइकियोमेट्री द रेडफील्ड रेशियो
in marine system is approximately 106:16:1, 10:1:1. Third one is 60:20:10 और 50:10:2. अब एक्चुअल में ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है. रेडफील्ड रेशियो इज नथिंग बट द एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. दैट इज वाई इट इज रिटन एज CNP. ठीक, तो किसी भी मरीन फाइटोप्लैंक्टन में, ठीक है, हमारे पास ये हम क्या कह रहे हैं, जो रेशियो है कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, दैट इज टर्म्ड एज रेडफील्ड रेशियो. अब ये नॉर्मली हमारे पास होता है 106:16:1. इसका मतलब क्या होता है कि हर 106 एटम ऑफ कार्बन के लिए 16 एटम है नाइट्रोजन के और 1 एटम होता है फॉस्फोरस का. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 106:16:1. मतलब ये जो रेडफील्ड रेशियो है मरीन सिस्टम में वो इतना होता है. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीडबैक मैकेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज वार्मिंग ड्यू टू द आइस मेल्ट. ठीक, अब ये बहुत ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हमारे पॉजिटिव फीडबैक लूप एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. और ये होता क्या है, एल्बिडो रिडक्शन की वजह से. ठीक, यानी अगर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है बैक टू द स्पेस, वो उतनी नहीं हो रही है, वो बढ़ जा रही है. ठीक है, वो कम हो रही है. इसका मतलब जो अर्थ है वो ज़्यादा हीट आपकी एब्जॉर्ब करेगी. जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी उतनी ज़्यादा आइस मेल्ट होगी. ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनार्की इन इकोलॉजिकल थ्योरी. अब पहले ये समझ लो ये है क्या. ये हायरार्किकल एनर्जी फ्लो है, सिक्लिकल एंड क्रॉस स्केल इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, लीनियर प्रेडिटर प्रे डायनेमिक्स है, या सिंगल ट्रॉपिकल लेवल इंटरेक्शन है. पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक, ये एक्चुअल में क्या है. एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट it is a conceptual framework that describes how ecosystem, social system and economical systems are linked across different scale of time and space through adaptive cycle of growth, collapse and renewable. Systems don't operate in isolation. Instead, they exist in nested hierarchies where change at one label can influence and be influenced by the another label. So the correct answer will be option number B, that is cyclical and cross scale interaction in ecosystem. Next question is the main driver of latitudinal variation in primary productivity. wind speed होगी, या solar radiation होगा, ocean salinity होगी, या न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी होगी. तो ऑब्वियस ही बात है, जो मेन ड्राइवर होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, वो सोलर रेडिएशन ही होता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू एस्टिमेट NPP इन एक्वेटिक सिस्टम. अब इसके थोड़ा सा मैथड देख लेते हैं. हमारे पास बहुत से मैथड्स हैं. ठीक, पहला ऑप्शन है लाइट एंड डार्क बॉटल मैथड, सॉइल कोरिंग मैथड, लिटर बैग मैथड एंड बॉम्ब कैलोरीमेट्री मैथड. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके बहुत से मैथड हैं बेसिकली. ठीक, अब एक्चुअल में क्या है, ठीक, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सीधे सीधे NPP = GPP - R. और इसके लिए हमारे पास बहुत से मेथड है. जो सबसे पहला मेथड है, सिर्फ नाम मैं ले रही हूँ. फर्स्ट वन इज़ लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड. इसको डिटेल में कभी थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे. देन वी हैव कार्बन 14 अपटेक मेथड. देन वी हैव सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग. एंड नेक्स्ट मेथड इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको चेंज करते हैं. एंड देन वी हैव मॉडलिंग अप्रोच. डिफरेंट मॉडलिंग अप्रोचेज हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक, तो आपने देखा देयर आर 5 ऑप्शन. ठीक है, ठीक, बहुत से डिफरेंट मैथड है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो हम जनरली हम क्या करते हैं, हम इसमें से ये तीनों यूज़ नहीं होते. सिर्फ लाइट एंड डार्क बॉटल मैथड ही यूज़ होता है इस सिचुएशन में. ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज the Shannon-Wiener index is a measure of energy flow, nutrient cycling,
स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अब पहले पढ़ते हैं कि इंडेक्स है क्या। ठीक, दिस शैनन वीनर इंडेक्स, इसको हम शैनन इंडेक्स भी बोलते हैं या शैनन एंट्रोपी भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज़ अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। ठीक है, जिसमें हम दोनों चीज़ें चेक करते हैं कि स्पीसीज़ की रिचनेस कितनी है, यानी किसी भी उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी है, एंड स्पीसीज़ की इवननेस कितनी है, मतलब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज़ हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शैनन वीनर इंडेक्स है ये मेज़र करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। थैंक यू।